हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुरिल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेडल सी को लेकर के। तो वेडल सी को अगर हम मैप में व्यू करें तो अंटार्कटिका के पास में वेडल सी एग्जिस्ट करता है और सर्दर्न ओशियन का पार्ट है। जो भी स्मॉल सीज हैं वो कौन से बिग ओशियन के पार्ट होते हैं, इसको लेकर के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप किसी एरिया को डिस्कस करो, स्टडी करो, तो उसको रिलेट करके स्टडी करने की कोशिश किया करो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने 5 स्टेट्स के जो जनरल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उनको देखा। 10 मार्च को उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए और उसमें देखा गया कि कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो काफ़ी कम रही। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ये डिस्कस किया है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उनको लेकर के जो उनकी स्ट्रेटजी होगी उनको अच्छे से डिसाइड किया जाएगा और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि कहाँ पर लूप होल्स हो रहे हैं जिसके बेसिस पर उनको इस तरीके की हार देखनी पड़ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, यहाँ देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर के एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी का क्या प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा यूक्रेन वॉर जो है उसको लेकर के भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के नेबरहुड में क्या डिफेंस सिचुएशन है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इशू देखने को मिला कि एक अनआर्म्ड मिसाइल जो है वो इंडिया से कुछ टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से, ऐसा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से ये जो मिसाइल लॉन्च हो गई और वहाँ पर जाकर के एक तरीके से पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक एंटर करती है बॉर्डर एरिया से और वहाँ पर जाकर के गिर जाती है, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जॉइंट प्रोब करने की बात की है कि जॉइंट प्रोब किया जाएगा कि जो भी इशू हुआ है उसका पता लगाया जाए। हालांकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये जो डिस्कशन हुआ और गवर्नमेंट की क्या प्रेजेंट टाइम में रिस्पॉन्सेज हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में कोई भी वैसे डिस्कशन नहीं किया गया इस मिसाइल के एक्सीडेंट एंड लॉन्च को लेकर के। लेकिन इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर के क्या प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, हमारे इंडिया ने यूक्रेन में जो हमारी एम्बेसी थी उसको पोलैंड में रिलोकेट करने की बात की है, क्योंकि रशियन फोर्सेस ने ईस्टर्न पार्ट से, अगर हम मैप को यहाँ पर यू करें यूक्रेन के मैप को, तो यहाँ से रशिया ने इस एरिया से और नॉर्दर्न पार्ट से और यहाँ पर सी रूट का यूज़ करते हुए लगभग 3 साइड से यूक्रेन को काउंटर करने की कोशिश की। और अब रशिया जो है वो यूक्रेन के जो वेस्टर्न पार्ट पर, वेस्टर्न बॉर्डर जो है या वेस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया की जो कुछ ऐसे कैंप्स, अनस्टेबल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रखे थे ताकि वो सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर ट्रैप थे यूक्रेन में उन सभी को निकालने में इंडिया हेल्प कर सके इन जो भी रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका यूज़ करते हुए। लेकिन अब इंडिया जो है वो अपनी एम्बेसी से रिलेटेड और जो भी अदर अपने कैंप्स हैं उन सभी को यहाँ पर पोलैंड में शिफ्ट करने की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इशू है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे रशिया और यूक्रेन में बेलारूस कंट्री एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर डिस्कशन भी चल रहा है लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके नहीं आया है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर रशिया और यूक्रेन के बीच में बात बनेगी। हालांकि रशिया ने ये बात बोली है कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज उनके जो कंसर्न है उनको अगर एक फाउंडेशन लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाएगा तब तक ये जो इशू जो है उसके सॉल्यूशन के काफ़ी कम चांसेज हैं। ओके, तो ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक
एक इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑफ अजो है, ये स्टेट ऑफ कर्च है, यहाँ पे ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मार्मरा जो हमने कल डिस्कस किया था मैप के थ्रू। यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को आपस में कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर है डार्डानेल्स स्ट्रेट जो इनडायरेक्टली अगर हम मेजर लेवल पर देखें तो मेडिटेरियन सी एंड सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करता है, और अगर हम माइनर लेवल पर देखें तो डार्डानेल्स स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी, एजियन जो है वो मेडिटेरियन सी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसको आपस में कनेक्ट करता है। ओके, तो जब भी कोई एरिया न्यूज़ में है उससे रिलेटेड उसके आसपास एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं या फिर इस्थिमस हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से व्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी ये फ्रंट पेज पर जो हमने मिसाइल को लेकर के जो डिस्कस किया उसी को लेकर यहाँ पर बता रखा है कि कल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने मांग की है कि एक जॉइंट प्रोब होना चाहिए, जो भी ये माल फंक्शन देखने को मिला, जो भी ये एक्टिविटी देखने को मिली उसको लेकर के। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि देखो इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि जो भी मिसाइल अटैक हुआ है वो एक्सीडेंटल फायरिंग था, कोई जानबूझ करके या इस तरीके का कोई भी स्ट्राइक नहीं किया जा रहा था, कुछ टेक्निकल मालफंक्शन देखने को मिला जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। लेकिन आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। इस तरीके की जो टेंशन है उनको एस्केलेशन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सीरियस लेवल तक ये इशू जा सकते हैं, तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाया जाए। हालांकि इंडिया ने ऑर्डर किया है कि हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, लेकिन पाकिस्तान ने भी मांग की है कि हम जो हैं वो, पाकिस्तान ने इसके लिए मांग की है कि ये जो इसकी जानकारी जो है या फिर इसकी जो प्रोब है वो जॉइंट प्रोब होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया वैसे MTCR जो ग्रुप है उसका पार्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान ने तो क्लेम भी किया था कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुई इंडिया के एरिया से, वो जो मिसाइल है उसकी स्पीड लगभग साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स ज़्यादा थी और 40,000 फीट की ऊंचाई पर वो एक तरीके से ट्रैवल कर रही थी। इसके मतलब से सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो सकती है। इसका मतलब उन्होंने स्पेकुलेशन लगाया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो 3 सर्विसेज हैं उनकी इन्वेंट्री में है और उनका यूज़ किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को पता है इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, और अभी कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस किया था कि फिलीपींस कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक एग्रीमेंट भी इंडिया के साथ में साइन किया है। तो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बात की गई। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक जो है इनकी जो भी रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये जो है इनकी रेंज आपको बतानी है, और ये सुपरसोनिक किससे मैच करके ये इनकी जो स्पीड है वो एक तरीके से इवेल्युएट की जाती है। अब 2016 से इंडिया जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर भी है। मतलब एक हाई लेवल पर जो भी मिसाइल्स हैं उनको प्रोलिफरेशन करना, उसको काउंटर करने के लिए ये जो मिसाइल MTCR जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो इंडिया जो है वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस तरीके के इश्यूज को इंडिया ढंग से सॉल्व नहीं करेगा तो एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सोशल प्रेस्टीज जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया को जो भी इशू है उनको लेकर के जॉइंट वेंचर करके ये जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो एक थीम है, इंडिया के लिए जो माइंड है अदर कंट्रीज़ का, वो बिल्कुल क्लियर रहे कि इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर काउंटर करने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि हमने बार बार इस बात को बोला है कि इंडिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कभी भी किसी भी एरिया के ऊपर अटैक नहीं करता है। अगर कोई अदर कंट्री इंडिया की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको सेफ एंड प्रोटेक्शन देने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अब यहाँ पर MTCR की बात की गई है, तो MTCR से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जिसको लेकर के UPSC प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। MTCR एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। इसका मेन टारगेट ये है कि हम मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो प्रोलिफरेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं अपने आप में जो भी वेपन्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्रोलिफरेशन को लिमिट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। 35 इसके मेंबर स्टेट हैं।
ओके 1987 में G7 इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका मेन टारगेट ये है कि एक मास वेपन्स की वजह से एक मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है उसके प्रोलिफरेशन का, क्योंकि हर कंट्री जो है वो बहुत सारी संख्या में अपने यहाँ पर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन बनाए। तो इसकी होड़ को कम करने के लिए ये MTCR ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। MTCR एक ट्रीटी नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। MTCR इज नॉट ए ट्रीटी एंड डज नॉट इम्पोज एनी लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन पार्टनर्स। मतलब जो उसके मेंबर हैं उनके ऊपर कोई लीगली बाइंड की आप लॉ बनाओ और इस MTCR को अच्छे से अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। रादर इट इज़ एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमोंग स्टेट दैट सीक टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हर कंट्री जो है वो अपनी समझ से जो भी वेपन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा और कोशिश करेगा पीस एस्टेब्लिश करने को लेकर के। ओके लेकिन अभी हमने रशिया और यूक्रेन में जो हम इशू देख रहे हैं उसमें हमने रशिया की तरफ से एक थ्रेट देने की कोशिश की गई थी यूक्रेन को, और 1991 के बाद में यूक्रेन ने इनडायरेक्टली अपने यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए थे, तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के थ्रेट देने की कोशिश की गई। तो इससे इस तरीके के जो भी इशूज हैं उनसे आने वाले टाइम में अदर कंट्री जो हैं वो अपने वेपन्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो किसी को भी कभी भी अपने काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन ने अपने यहाँ पर कुछ भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं किया। इसका मेजर रीजन भी ये है कि रशिया ने एक तरीके से उनको सिक्योर करने का आश्वासन दिया था कि आपके साथ में कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या पता था कि जो रशिया जो सिक्योरिटी का नाम ले रहा है वो ही उनके ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन वॉर को लेकर के ही है और इंडिया का जो स्टैंड रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक सेकेंड, यूक्रेन को लेकर के अगर हम देखें तो यूक्रेन को लेकर के इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो आप सब डिस्कस हम कर ही चुके हैं कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई थी परमानेंट मेंबर्स के द्वारा, जिसमें इंडिया ने वहाँ पर एब्सटेन किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जाती है और वहाँ भी इंडिया ने इसको एब्सटेन किया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जाती है कि यूक्रेन में जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनके राइट्स को काउंटर करने की या एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है रशिया, तो वहाँ उनको लेकर के भी जो है रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जाती है और वहाँ पर भी इंडिया इसको एब्सटेन करता है। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि यूक्रेन वॉर को लेकर के इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो सही नहीं रहा है। कारण क्या है? इंडिया अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर करता है, इंडिया अपने आप को बोलता है कि इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज़ की या खुद की इंटीग्रिटी के लिए काम करता है या फिर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर किसी के ऊपर अटैक होते हुए अटैक नहीं करता है, लेकिन अटैक होते हुए भी इंडिया देख रहा है, वो भी तो गलत हुआ ना। यहाँ पर ये बताया गया है कि यूक्रेन पर रशिया का जो इन्वेजन रहा उसके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया की, कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आता है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी के रूप में एग्जिस्ट करता है। यद्यपि यूनाइटेड नेशन जो है इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू कंडेम, लेकिन इंडिया इतनी पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में एक तरीके से एग्जिस्ट करता है, फिर भी जब यूनाइटेड नेशन में बात की गई कि भाई आप क्या अपना जो स्टैंड है अपना वोट किस तरफ देते हो, तो इंडिया ने हर जगह एब्सटेन किया है। ये जो चीज़ है वो शो करती है कि इंडिया ने हालांकि अपने जो इंडियंस जो हैं, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर दिया। वहाँ से अपने जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसीजर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन, यूक्रेन के वो लोग जो वॉर से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है, उनके लिए इंडिया का क्या स्टैंड रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और उसके लिए इंडिया ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो एक तरीके से आपने जो स्टैंड नहीं लिया है, मतलब उससे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया, यहाँ पर आप मैप के थ्रू कीजिए, रशिया ने यहाँ के
लुहांस्क और डोनेट्स्क 2 एरिया उनको रिकॉग्निशन दी। उनको रिकॉग्निशन देके रशिया ने यहाँ पर काउंटर अटैक किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि यूएस के यहाँ पर कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है यूक्रेन की लैंड का यूज़ करते हुए, तो उनको काउंटर करने के लिए हम ये अटैक कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से रिकॉग्निशन देकर के उन एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है रशिया, और इंडिया यहाँ पर एब्सटेन कर रहा है। तो इंडिया का स्टैंड जो है वो इनडायरेक्टली अदर कंट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप रिकॉग्निशन दीजिए और फिर उसको आप अपने अंडर कर लीजिए, या उसको एक तरीके से उसके लिए वॉर स्टार्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर आपने ना नहीं किया है या फिर हाँ नहीं किया है, एक तरीके से एब्सटेन किया है कि न्यूट्रल बनकर के आप खड़े रहे, इस चीज़ों से ये लगता है कि इंडिया को लेकर के भी अगर कुछ फ्यूचर में कुछ कंसर्न हो सकते हैं, तो यूनाइटेड नेशन में अगर इसी तरीके का रेजोल्यूशन इंडिया पास करवाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि इंडिया को भी यहाँ पर किसी तरीके का सपोर्ट देखने को ना मिले। ओके, तो यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है उसको एक तरीके से सहमति देने की इंडिया ने कोशिश की है, और वो काफ़ी गलत है। हमें तो पता ही है कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा जो रीजनल एरिया में, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में बात करें तो चाइना के साथ में, वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो पाकिस्तान के साथ में काफ़ी ज़्यादा इशू हैं बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा लैंड एरियाज़ को लेकर के भी। तो इस तरीके से इंडिया ने इनडायरेक्टली अदर कंट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया कि इंडिया का जो एब्सटेन का नेचर रहा उसका मेजर रीज़न ये है कि हम अपने डिफेंस वेपन्स के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी हर कंट्री में डेवलप हो गई है कि हम अपना जो अल्टरनेट सोर्स है उसको डेवलप कर सकते थे और करते भी हैं। ऐसा थोड़ा है कि प्रेजेंट टाइम में फुली हम रशिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अदर कंट्रीज से भी अपने डिफेंस वेपन को हम एक तरीके से खरीद रहे हैं, और इंडिया खुद भी जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमने चाइना को एक तरीके से काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में रशिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, तो इंडिया को ये लगता है कि अगर वो रशिया के खिलाफ जाता है तो एक तरीके से इन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के रशिया जो है वो, या फिर चाइना और पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ में मिलकर के बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ में भी तो रिलेशन काफ़ी बेहतर बन रहे हैं। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि इंडिया ने यूक्रेन के साथ में जो भी यूक्रेन के पॉइंट को लेकर के जो भी अपना रिजल्ट एक तरीके से क्लियर अपना व्यू नहीं रखा है, उसको लेकर के इंडिया को फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने सपोर्ट किया है ये रिजोल्यूशन पास करने का, अगर इंडिया को इस तरीके के कन्फ्लिक्ट होते हैं फ्यूचर में, तो हो सकता है कि ये कंट्रीज़ भी यहाँ पर एब्सटेन करे, या यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पास करवाने की अगर इंडिया कोशिश करे तो उसको यहाँ पर एब्सटेन किया जाए इन सभी कंट्रीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि 1956 में जब हंगरी के ऊपर अटैक किया गया था तब भी इंडिया ने इसी तरीके से एब्सटेन किया था। 1947 के बाद में 1947 की टाइम की बात करें तो तब कश्मीर इशू था, और कश्मीर को लेकर के यूनाइटेड नेशन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि वो टाइम अलग था, प्रेजेंट टाइम अलग है। उस टाइम जो इंडिया के एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 के टाइम में, उन्होंने जब हंगरी के ऊपर इन्वेजन होता है तो उन्होंने एब्सटेन किया। एक कारण बताया कि इंडिया जो है वो पंचशील सिद्धांतों में बिलीव करता है, और प्रेजेंट टाइम में जो है इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जाता है कि हम एब्सटेन करते हैं, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि जो भी रिजल्ट है यूक्रेन के और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप डिस्कशन के थ्रू सोल्व कीजिए। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इंडिया को एक विश्व गुरु के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टीचर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और टीचर के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप कुछ गलत होते हुए देखते हो तो मोरल बेसिस पर ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। ओके, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना क्लियर व्यू रखना चाहिए। हालांकि भले ही रशिया के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट ना दे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन किया गया है रशिया के द्वारा उसको आप एक करेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट वेज में, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको काउंटर करने की कोशिश कर सकते थे।
ओके क्योंकि इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंस रशिया का है सेम उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो यूक्रेन कंट्री का भी है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बने रहें, इसके अलावा जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी मेंटेन रहें। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट की बात आई, जब आपने अपने आप को विश्व गुरु की रूप में रिप्रेजेंट किया है और विश्व गुरु जो है वो कुछ भी गलत होते हुए तो नहीं देख सकता, तो अपने कंट्री को जो आपने टैग दिया है उस टैग के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टीचिंग्स हैं, इंडिया के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। ओके तो यहाँ पर सब कुछ डिक्लेयर एक तरीके से डिसाइड किया गया है, डिस्कस किया गया है। जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया को किस तरीके से अपने जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियरली फोकस करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो अभी 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कौन से स्टेट्स में किस पार्टी को मेजोरिटी मिली और वो उसका क्या रीज़न रहा है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने किन पॉइंट के बेसिस पर उन पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चिलिका लेक को लेकर के है। चिलिका लेक में वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने डिसाइड किया था, कुछ पहले डिस्कस किया कि देखो जो भी हमारी इस तरीके की वेटलैंड साइट होती हैं या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट साइट जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम रेगुलर देखें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या कम हुई है माइग्रेटरी बर्ड्स की। तो इसको लेकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिस्कस किया है कि चिलिका लेक एरिया में जो भी मोटर बोट्स हैं उनको लिमिटेड किया जाएगा 6 मंथ्स के लिए। हर साल 6 मंथ्स के लिए जो भी उनका एरिया है जहाँ पर स्पेसिफिक जो माइग्रेटरी बर्ड्स आकर के फोकस होते हैं उन एरिया में जो भी मोटर बोट्स हैं उनको रेगुलेट करने की परमिशन दी गई है और कोशिश की जाएगी उनको रेगुलेट किया जाए, उनको लिमिट्स किया जाए। ओके तो यहाँ पर ये जो चिलिका लेक है इसका मैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया का अगर हम ईस्टर्न पार्ट को अगर हम व्यू करें तो ईस्टर्न पार्ट में 3 इम्पोर्टेंट लेक हैं, चिलिका लेक, कोलेरू लेक एंड पुलिकट लेक। ओके तो चिलिका लेक जो है वो हमारा ओडिशा स्टेट में है। उसके बाद में कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है और पुलिकट लेक जो है वो आंध्रा और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लेक हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके वैसे तो हम स्टार्टिंग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेगुलर ज्योग्राफी बेस्ड, तो उसमें वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिनको लेकर के हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पहले 10th पेज पर ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और देखिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कुछ केंद्र लॉन्च किए थे जहाँ पर बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं इन इम्पोर्टेंट जो केंद्र हैं इनके ऊपर। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि न्यूट्राक्यूटिकल मतलब न्यूट्रिएंट्स बेसिस जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इन केंद्रों के ऊपर, इन सेंटर्स के ऊपर अवेलेबल होंगे, जिसमें प्रोटीन पाउडर, बार, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स एंड इम्यूनिटी बार फॉर इट्स कस्टमर्स, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो यूक्रेन क्राइसिस मतलब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया के साथ में हमारे कुछ डिस्कशन, कुछ एग्रीमेंट हुए थे AK-203 ट्रायल्स को लेकर के। अब ये जो इनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है इसमें कुछ इशू देखने को मिलेगा और जो चीज़ें हमारे इंडिया को एक तरीके से सेंड होनी चाहिए थी टाइमली बेसिस पर उनमें 2-3 महीने का डिले देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो यूक्रेन ने बोला है कि रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उन्होंने फॉस्फोरस का यूज़ किया है। ओके यहाँ देखिए डोनबास एरिया यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको ये डोनबास एरिया है और यहीं पर 2 एरियाज़ को तो रिकॉग्निशन दी थी रशिया ने। ओके तो यहाँ पर फॉस्फोरस सेल्स का उन्होंने यूज़ किया है। हालांकि अगर हम बात करें तो देखो केमिकल वेपन जो है उसको लेकर के ट्रीटी हो रखी है और ये बोला गया है कि आप जो भी ऐसे पॉपुलेशन वाले या सिविल एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसमें आप इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, इस तरीके के जो केमिकल वेपन्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो।
ओके, इसको लेकर के हालांकि बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी बातें हो रखी हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने अपनी तरफ से ये बात बोली है कि रशिया ने यहाँ पर फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक किया था, जो लुहांस्क और डोनेस्क वाला जो एरिया है उन एरिया को एक तरीके से रिकॉग्निशन देने के टाइम में या फिर डोनबास एरिया में अटैक करने के टाइम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मेजोरिटी है वहाँ पर, और ईरान में शिया मेजोरिटी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में दोनों कंट्रीज़ के लेकर के डिस्कशन या प्रॉब्लम चलती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीरिया वाला जो रीजन है, लेबनान, इराक, इनमें काफ़ी लंबे टाइम तक वॉर चला और इनमें एक तरीके से दोनों कंट्रीज जो हैं वो इनडायरेक्टली इसमें शामिल थे। सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में, यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनमें भी लगभग 2015 से ऐसा बोलते हैं कि उन्हें ईरान ही सपोर्ट कर रहा है उन हैती रिबेल्स को, तो इनके बीच में भी काफ़ी लंबे टाइम से वॉर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था लास्ट ईयर से। अब ये जो टॉक्स है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। Iran has suspended talks with regional rival Saudi Arabia, a website affiliated to Iran's top security body reported on Sunday, without giving a reason for the decision, which comes at a fifth round of negotiation was due to start this week. Okay, डिस्कशन चल रहा था। अब क्या पॉइंट रहा, किन पॉइंट्स के बेसिस पर जो है ये प्रॉब्लम हुई है, इसको लेकर के ईरान ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि द न्यूज़ कम्स ए डे आफ्टर सऊदी अरेबिया कैरीड आउट मास एग्जीक्यूशन दैट एक्टिविस्ट सेड इंक्लूडेड 41 शिया मुस्लिम एंड एमिड स्टॉल टॉक्स ऑन एन इरानियन न्यूक्लियर डील इन वियना। ओके, अब ये कुछ शिया मुस्लिम जो हैं उनको कुछ एग्जीक्यूशन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो देखने को मिल रहा है कि ये जो भी डिस्कशन चल रहा था उसमें एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो ईरान जो है वो शिया मेजोरिटी है, और शिया मेजोरिटी, शिया पॉपुलेशन के ऊपर अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है तो उनको लेकर के इशू क्रिएट हुआ है। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।